हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी ग्रंथ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्तों और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि इससे पहले वीडियो में आपने देखा था मध्यकाल भारत की, जब मैंने शुरुआत किया था मध्यकालीन भारत की, तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले अरबों का अटैक हुआ दोस्तों। अरबों का हुआ भैया, उसके बाद अटैक होता है तुर्क, और तुर्कों के बारे में हमने पूरा डिटेल बताया। यहाँ पे कासिम को देखा गया और यहाँ पे देखा गया गजनी को या गजनवी को यहाँ पे देखा गया। अब देखेंगे इसी से आगे आखिर भारत पर कौन अटैक करता है और इसके आक्रमण के बाद भारत पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। उसी आक्रमणकारी का नाम था मोहम्मद गौरी और इसका वास्तविक नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साग, और इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे इस वीडियो पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूं, पूरे यकीन के साथ यह कह रहा हूं कि अगर आप यह वीडियो पूरा देख लिए तो मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि जीवन में कभी पुस्तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल कहानी के माध्यम से आप भी किसी को ऐसे ही पढ़ा सकते हैं और दिमाग में पूरा ये फिट बैठ जाएगा। तो मोहम्मद गौरी को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि 14 मई 2023 को हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है। इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये देखेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ देखेंगे कि हम लोग इसके साथ ही मध्यकाल के साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री को भी लेकर चलेंगे। यानी मॉडर्न हिस्ट्री की कौन सी टॉपिक कैसे है, किसको कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पुटअप किए जाएंगे, सब कुछ देखेंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आ भी जाते हैं, आते भी हैं, सॉरी। यहाँ से देखा जाए मध्यकालीन भारत से, अब ये दोनों का रेशियो कुछ वर्षों से, 1-2 सालों से मॉडर्न हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री का रेशियो बराबर में आ रहा है, तो दोनों का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में दोस्तों। यकीन करता हूं कि बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के। फिर वही पुराना पैतरा, फिर हम बनाएंगे अपना प्यारा भारत। और यही प्यारे भारत के इधर देखा जाए पश्चिम में, ये था गजनी वाला हिस्सा। इसी गजनी में एक पहाड़ी थी, एक छोटी सी पहाड़ी थी, और यही पहाड़ी जिसका नाम था गौर की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? गौर की पहाड़ी। मूवी शुरू हो चुकी है, एक सेकंड मिस मत करिएगा, यकीन करता हूं कि पूरा आपको याद हो जाएगा। भारत, इसके पश्चिम में यहाँ पे गजनी, और इसी में एक पहाड़ी थी जिसका नाम था गौर की पहाड़ी। इसी गौर की पहाड़ी का शासक था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साग। कौन भैया? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साग। ठीक है, इसी का छोटा भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साग था। इसका छोटा भाई कौन सा था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साग। ये क्या करता है? ये कहता है देखो भैया, तुम ज़्यादा दिन गौर के पहाड़ी पे शासन कर लिए, सब मामला गड़बड़ा जाएगा, कुछ मौका हमें भी दिया जाए। और गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साग की हत्या कर देता है उसका छोटा भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साग, और गौर की पहाड़ी पर शासक बन बैठता है। कौन? शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साग। और यही इतिहास में फेमस होता है किस नाम से? मोहम्मद गौरी के नाम से। यानी गौर के पहाड़ी का रहने वाला था, इसलिए नाम पड़ा मोहम्मद गौरी। यकीन करता हूं कि इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। मोहम्मद गौरी गजनी के अंतर्गत एक छोटी सी पहाड़ी, गौर की पहाड़ी, दो भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साग और शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साग। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साग की हत्या करता है उसका छोटा भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साग, और गौर की पहाड़ी का शासक बन बैठता है। और इस इतिहास में
मोहम्मद गौरी के नाम से विख्यात होता है। अब आगे देखते हैं, यही मोहम्मद गौरी क्या करता है, धीरे धीरे गजनी पर अपना आधिपत्य कर लेता है भैया। किस पे? गजनी पर यहाँ पे आधिपत्य कर लेता है। जब गजनी को जीत जाता है तो वही क्या करता है कि फिर भारत पर अटैक शुरू हो जाता है। कहाँ पे अटैक शुरू हो जाता है? भारत पर अटैक शुरू हो जाता है और आक्रमण का सिलसिला शुरू करता है। कौन? गौरी 1175 में। कब भैया? 1175 में। 1175 में यही पश्चिमी वाले क्षेत्र में जगह था मुल्तान, और मुल्तान में सबसे पहला अटैक करता है मोहम्मद गौरी मुल्तान में। यहाँ पे एक जनजाति थी किरीमार्थी, एक जनजाति थी किरीमार्थी जनजाति, जो मुल्तान में शासन कर रही होती है। सबसे पहले मोहम्मद गौरी क्या करता है? देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गौरी किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था? तो गोमल दर्रे। दिमाग में अब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि देखो अमर, ये तो तुम बता दिए, लेकिन दर्रा क्या होता है? पास। दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसी को पास इंग्लिश में, उसी को हिंदी में दर्रा कहा जाता है। इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करता है मोहम्मद गौरी और 1175 में मुल्तान पर अटैक करता है, जहां पर किरीमार्थी जनजाति शासन कर रही होती है। इनको हरा देता है। कौन हरा देता है? गौरी हरा देता है। गौरी यहाँ पे परास्त कर देता है किरीमार्थी जनजाति को, और यह इसकी भारत में पहली जीत थी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गौरी की पहली जीत कब थी? तो 1175 में मुल्तान पर किरीमार्थी जनजाति को हराता है। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करता है? गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। अब आगे देखेंगे अगला अटैक, ये रहा अपना प्यारा गुजरात, और अगला अटैक भैया यहाँ पे करता है। कब करता है? अगला अटैक करता है 1178 में। कब? 1178 में अगला पहला अटैक 1175, दूसरा अटैक करता है भैया 1178 में, और कहाँ पे करता है? गुजरात में। जब गुजरात में अटैक करता है तो उस समय गुजरात में बहुत ही प्रतापी शासक था जिसका नाम था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। इसी को मूलरा द्वितीय भी कहा गया, भीम द्वितीय। और यह क्या करता है? मोहम्मद गौरी को बहुत बुरे तरीके से परास्त कर देता है। कहा जाता है कि मात्र 45 मिनट के युद्ध में मोहम्मद गौरी को यह परास्त कर देता है। मोहम्मद गौरी को इसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है, भीम द्वितीय के ताकत का अंदाजा हो जाता है। इसलिए यह दोबारा कभी भी गुजरात की तरफ मुड़कर नहीं देखता है मोहम्मद गौरी, और इसको ये लगता है कि मुझे भीम द्वितीय से बच के ही रहना चाहिए, और मामला यहीं पे बदलता हुआ देखकर और ये भाग जाता है गुजरात छोड़ के। किधर? और पंजाब वाले क्षेत्र में। यानी दूसरा जो अटैक किया था 1178 में गुजरात में भीम द्वितीय के खिलाफ, यहाँ पे गौरी की हार होती है, और यह इसकी भारत में पहली हार थी। पहली जीत कौन थी? पहली जीत मुल्तान में, पहली हार गुजरात में 1178 में। अब देखो अब क्या होता है कि गौरी को अंदाजा हो जाता है कि ये कौन सी तोप है, इसलिए इसको छोड़ के भाग जाता है। तीसरा अटैक करता है 1181 में। कब भैया? 1181 में अटैक करता है पंजाब पे। पंजाब पर अटैक करता है, और पंजाब का जो शासक रहता है खुसरो मलिक। कौन था? खुसरो मलिक। जब मोहम्मद गौरी विशाल सेना लेकर जाता है तो खुसरो मलिक घुटने टेक देता है, कहता है देख गौरिया, हम तुमसे नहीं लड़ पाएंगे, यह पंजाब तुम ले जाओ और मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। इस तरीके से बिना लड़े ही खुसरो मलिक से जीत जाता है गौरी, और यहाँ पे आत्मसमर्पण कर देता है खुसरो मलिक, और इसी की हत्या बाद में 1185 में
मोहम्मद गौरी के द्वारा कर दी जाती है। यहाँ तक ने आपने देखा सबसे पहला अटैक मुल्तान, दूसरा अटैक 1178 में गुजरात, तीसरा अटैक 1181 में पंजाब, पहली जीत मुल्तान में, पहली हार गुजरात में, 1181 में खुसरो मलिक आत्मसमर्पण कर देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे इसके जो अब शुरू होता है इसका फेमस कुछ अटैक, अब देखेंगे उस अच्छे से। गौरी का फेमस अटैक थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ से एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब गौरी क्या करता है, दिल्ली की तरफ अपना रुख अपनाता है और 1191 में एक युद्ध लड़ता है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में एक तरफ था भैया गौरी, दूसरे तरफ था पृथ्वीराज चौहान। कौन सा चौहान? पृथ्वी चौहान वंश का प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय रहते हैं और इस युद्ध में क्या होता है, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की बहुत बुरे तरीके से परास्त हो जाता है और चौहान यहाँ पे जीत जाता है। जब 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में जैसे ही चौहान जीतता है, गौरी हारता है, उसी समय गौरी ने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए कहता है कि देखो चौहान, हम इतने आसानी से तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेंगे, और 1192 में फिर से अटैक कर देता है। किसके ऊपर? हार के बावजूद भी, मतलब हिम्मत नहीं हारता है, और फिर से तराइन का दूसरा युद्ध लड़ता है 1192 में। मतलब अगर आप देखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध होता है फिर से किसके किसके बीच, एक तरफ गौरी और दूसरे तरफ वही पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दोस्तों मेरे भाइयों, यहाँ पे पासा पलट जाता है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि आखिर जो योद्धा, जो राजा पृथ्वीराज तृतीय तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को इतने बुरे तरीके से हरा देता है, आखिर एक साल बाद ही तराइन के दूसरे युद्ध में आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाते हैं? किससे? मोहम्मद गौरी जैसे शासक से। तो देखिए, इस टर्म को थोड़ा सा समझने के लिए हम आएंगे थोड़ा मैप पे। नक्शे में देखिएगा, बहुत प्यार से समझिए, बहुत ही रोचक टॉपिक है ये। यहां पे देखेंगे पृथ्वीराज चौहान 2-3 रीजन थे। इधर गुजरात है, गुजरात में राजा बैठा था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के साथ चौहान का 36 का आंकड़ा था भैया। कितने का आंकड़ा? 36 का आंकड़ा। दिल्ली के निकट ही जनजाति एक थी, वो अपना साम्राज्य विस्तार करती थी। चौहान भाई राजा थे, इन जनजातियों को मार के भगा देते हैं। तो ये जनजाति भी किसके खिलाफ थे? चौहान के खिलाफ थे। एक तरफ आप यहाँ पे पश्चिम से घिर गए, इधर जनजाति घेरी है, थोड़ा सा अगर इधर हमारा प्यारा यूपी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर यूपी में, तो यहीं पे एक जगह पड़ती है कन्नौज। कौन सा भैया? कन्नौज। और देखना यहीं पे थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो ये तो प्रतापी शासक थे, और यहीं पे कन्नौज, और कन्नौज का उस समय राजा था जयचंद। कौन से भैया? जयचंद। जयचंद की अत्यंत सुंदर एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता इनकी पुत्री थी, और यही जयचंद की पुत्री संयोगिता दिल्ली के निकट एक मेला लगता है और वहीं पर जाती हैं, और यहीं पे मामला क्या हो जाता है? सेट हो जाता है, और नैन से नैन मिलता है, और यहीं पे एक दूसरे को देखकर खो जाते हैं। कौन? संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ पे प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ से चौहान आ जाते हैं अपने राज दरबार में, संयोगिता आ जाती हैं अपने राज दरबार में।
थोड़ी सी स्थितियों पे ध्यान दीजिएगा। जयचंद और चौहान में पहले से ही 36 का आंकड़ा था। क्यों? दिल्ली को लेकर इन लोगों में पहले से ही ठनी पड़ी थी। इधर संयोगिता के साथ प्रेम प्रसंग कर बैठते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए, प्रेम प्रसंग करना कोई बुरी बात नहीं है, पर स्थितियाँ बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। कभी भी जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो छल प्रपंच तो भूल जाइए। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से मेहनत कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, छल प्रपंच ना कीजिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं। और जो ऐसे इंसान होते हैं, कोई जिसका साथ नहीं देता है, ईश्वर जरूर साथ देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, संयोगिता जाती हैं, प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और दोनों अपने अपने राजमहल में चले आते हैं, लेकिन दिल को चैन नहीं आता है। और कौन सा भैया गाना गाएंगे? खोई खोई आँखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सजन, एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के, आओ ये खाएं कसम। और यही कसम खा बैठते हैं चौहान और संयोगिता। लेकिन यह बात किसको खटक जाती है? जयचंद को खटक जाती है। ये कहता, लो बढ़िया मामला है, चौहान से ऐसे नहीं जीत पाएंगे, दिल तोड़ते हैं। और उसी समय स्वयंवर की उद्घोषणा कर देता है कौन? जयचंद। और इसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता है कौन? जयचंद। इतना प्रतापी शासक कैसे इतने आसानी से जाने देता? और चौहान क्या करते हैं? संयोगिता को भगा के लेके चले जाते हैं। मैं तुझको भगा ले गया तेरे बाप के डर से। और संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान भाग जाते हैं। यह बात सबसे ज्यादा किसको खटकेगी? जयचंद को। और कहा जाता है कि यही जयचंद गौरी को पूरी मदद करता है तराइन के दूसरे युद्ध में। किसके खिलाफ? चौहान के खिलाफ। ठीक है, तो एक शायरी मुझे याद आ रही है, डाली सबने डाली पर नजर डाली, चौहान भी संयोगिता पर नजर डाली। चौहान ने जिस डाली पर नजर डाली, कम वक्त जयचंद ने उसे एक ही नजर में कतर डाली। और यहाँ पे देखा जाए तो चौहान के खिलाफ जयचंद भी हो जाता है। इधर से आप देखेंगे भीम द्वितीय, इधर से देखेंगे जनजाति, इधर से देखेंगे जयचंद, एक प्रतापी शासक था। तीनों तरफ से घिर जाते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। और 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान परास्त हो जाते हैं मोहम्मद गौरी से। इस तरीके से देखा जाए तो वास्तविक तरीके से दिल्ली पर आधिपत्य कर लेगा कौन? मोहम्मद गौरी। और जैसे ही मोहम्मद गौरी 1192 में चौहान को हराता है, पृथ्वीराज चौहान जी को हराता है, इसके दिमाग में ये खटकता है कि आखिर अब भारत में ऐसा कौन सा राजा है जो मेरे खिलाफ बिगुल फूंक सकता है। तो उसके नैन में कौन खटकेगा? जयचंद। और इसी के बाद 1194 में एक कन्नौज का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध। और इसी कन्नौज के युद्ध में भैया क्या होता है, एक तरफ गौरिया था, एक तरफ जयचंद थे। और यहाँ पे जयचंद परास्त हो जाते हैं और गौरी की जीत हो जाती है। इस तरीके से देखें, 1191 के तराइन के युद्ध में गौरी हारता है, 92 के तराइन युद्ध में गौरी जीतता है, चौहान परास्त होते हैं। और एक निर्णायक युद्ध लड़ता है 1194 में कन्नौज का युद्ध। मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में भी आ चुका है। 1100 चंदावर के, इसी को कन्नौज का युद्ध मैंने लिख दिया, चंदावर का युद्ध था, सॉरी गलती हो गया। कन्नौज का युद्ध अगर जाएंगे तो 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, ठीक है, वो आगे बताऊंगा मैं। ये चंदावर का युद्ध 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के बीच। यहाँ पे गौरी की जीत होती है, जयचंद परास्त हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे चंदावर के युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने सिक्का चलवाया था। क्या चलवाया था? सिक्के का प्रचलन शुरू किया था, जिसमें लक्ष्मी देवी की आकृति बनी थी। किसकी आकृति? लक्ष्मी देवी की आकृति बनी थी उसके सिक्कों पे। और इसका नाम उसी पे एक तरफ अंकित था, मोहम्मद बिन शाम।
मोहम्मद बिन साग नहीं, मोहम्मद बिन साम इसका नाम अंकित था। चंदावर के युद्ध के बाद सिक्का चलवाया और उसमें लक्ष्मी देवी का चित्र है, अंकित है, और एक तरफ नाम मोहम्मद बिन साम मिलता है। इस तरीके से चंदावर के युद्ध के बाद देखा जाए तो दिल्ली पे भारतीय राजाओं को कभी मतलब एक साथ आने नहीं देता है मोहम्मद गौरी, और पूर्ण तरीके से दिल्ली पे आधिपत्य कर लेता है। अब देखा जाए कि 1206 में खोखरों के खिलाफ, खोखर एक जनजाति थी जो हरियाणा और पंजाब में निवास करती थी, और खोखरों के खिलाफ 1206 में युद्ध लड़ता है कौन? मोहम्मद गौरी, और इसी युद्ध में घायल हो जाता है और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से देखा आपने मोहम्मद गौरी। क्विक रिवीजन ले लीजिए कि गजनी के अंतर्गत एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ पे दो भाई रहते थे, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साग, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साग। छोटा भाई था शिहाबुद्दीन, अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साग का, और गजनी पे बैठ जाता है। और यही शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साग इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से फेमस होता है। यह भारत में गुमल दर्रे से प्रवेश करता है। पहला अटैक 1175 में। क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। पहला अटैक करेगा 1175 में, कहाँ भैया? मुल्तान में, और यहाँ पे क्या होता है? जीत मिलती है। दूसरा अटैक करेगा 1178 में, पूरा मैप के थ्रू बताया था, गुजरात में, यहाँ पे क्या मिलेगा? हार मिलेगा। तीसरा अटैक करेगा 1181 में, कहाँ पे भैया? पंजाब में, यहाँ पे खुसरो मलिक से जीत मिलेगी। चौथा अटैक करेगा 1191 में, तराइन का युद्ध, और इसी तराइन के युद्ध में क्या होता है कि हार मिलती है इसको, प्रथम युद्ध। पांचवा अटैक करेगा 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध, और यहाँ पे जीत मिलता है, तराइन का दूसरा युद्ध। छठवां अटैक करेगा 1194 में, चंदावर का युद्ध, जो जयचंद के खिलाफ लड़ता है, और इसमें इसको जीत मिलती है। और उसके बाद खोखरों के खिलाफ 1206 में अभियान चलाता है, जिसमें घायल हो जाता है, और यहाँ पे मोहम्मद गौरी की बाद में घायल होने के बाद मृत्यु। मेरे तो लाखों औलाद हैं, और वो अपने दासों को, गुलामों को अपनी औलाद मानता था। इसी के गुलामों में इसके 3 गुलाम बड़ा इसे प्रिय थे, जिनका नाम था ऐबक एल्दोज कुवाचा। और वही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसका गुलाम करता है, अपने समस्त विजित क्षेत्रों को अपने गुलामों दासों में बांट देता है मोहम्मद गौरी। और इसका भारत पर अटैक करने का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। क्या था? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। वहीं पे मोहम्मद गौरी गजनी की वास्तविक उसका क्या लक्ष्य था? धन लुलुपता के कारण, धन लूटने के लिए भारत पर अटैक किया गजनी, और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए किया मोहम्मद गौरी। इस तरीके से आपने देखा मोहम्मद गौरी का इतिहास। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे खूब अच्छे से लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।